विद्यार्थियों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा की पूरक पुस्तक जो है, सहायक पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करेंगे। कृतिका भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। इस भाग का जो पहला, इस सहायक पुस्तिका का जो पहला पाठ है वो इस जल प्रलय। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो हिंदी के आंचलिक कथा लेखन में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये आंचलिक कथाकार हैं, परंतु इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखी। इनका एक संक्षिप्त परिचय जी हम जानने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले में ग्राम औराड़ी हिंगन्ना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्राम औराड़ी हिंगन्ना, जिला पूर्णिया, बिहार। इन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा आदर्श विद्यालय विराटनगर, जो कि नेपाल में है, उस नेपाल, आज नेपाल चर्चा में है राम जन्मभूमि को लेकर, अयोध्या को लेकर के नेपाल आज चर्चा में है। उसके प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि अयोध्या नेपाल में है। इस तरह का इंटरमीडिएट इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा भारत से किया। आज भी अनेक नेपाली संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्ययनरत हैं, पढ़ने के लिए आते हैं नेपाल के। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारत, इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यासों में मैलांचल, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, परती परकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कथा संग्रह में एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर आदि, और रिपोर्टाज में ऋण जल, धन जल, आत्मपरिचय, नेपाली क्रांति कथा आदि प्रमुख है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है मारे गए गुलफाम। इस कहानी पर सुप्रसिद्ध फिल्मकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक शैलेंद्र ने राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, तीसरी कसम, जो काफी प्रसिद्ध फिल्म है। आप आजीवन शोषण व दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे, राजनीति में सक्रिय भागीदार रहे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका आपने निभाई थी। 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के आप सूत्रधार रहे थे। फणीश्वरनाथ रेणु सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार रहे थे 1950 में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध में। जेपी आंदोलन में आपने सक्रियता से भाग लिया था। जेपी में जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन सक्रिय भागीदार रहे थे। सत्ता द्वारा दमन के विरोध में इन्होंने पद्मश्री का भी त्याग कर दिया था। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त में हम इनके बारे में, ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। अब आप आते हैं पाठ के ऊपर। ये पाठ है इस जल प्रलय में। जल प्रलय आज का समसामयिक विषय है। बाढ़ शुरू हो गई, बाढ़ आना, बिहार में बाढ़ आना शुरू, पूर्वी प्रदेशों में बाढ़ आना शुरू हो गई। बंबई में बरसात के कारण जल भराव होने लगे। आज बाढ़ का दृश्य तो स्वाभाविक है, जब वातावरण में बाढ़ है तो हमारा पाठ भी उससे संबंधित होना चाहिए। तो इस
जल प्रलय में फणीश्वर नाथ द्वारा लिखित ये रिपोर्टाज है। इसका परिचय, पाठ का हम एक परिचय देते हैं। सबसे पहले हम देंगे पाठ का परिचय कि पाठ क्या है। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ देहरू द्वारा रचित जो है ना, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है। ऋणजल धनजल नामक पुस्तक में उन्होंने सूखा और बाढ़ पर कुछ मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। इस पुस्तक में कुत्ते की आवाज नामक रिपोर्टाज में पटना में सन 1975 में आई प्रलयंकारी बाढ़ का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। इसको फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं देख करके अनुभव किया था। इस बाढ़ के दृश्य को लेखक ने स्वयं देखा था और अनुभव किया था, भोगा था, वो उससे प्रभावित रहे थे। इसी को जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय से नामक शीर्षक से संकलित किया है। यह पाठ वहीं से लिया गया है। यह पाठ का परिचय हो गया। अब देखिए, पाठ के परिचय के बाद पाठ में मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला बिंदु क्या है, गांव में लेखक, ग्रामीण परिवेश का है लेखक। लेखक का जन्म गांव ओराड़ी गन्ना में हुआ था। लेखक का गांव परती क्षेत्र में है। उसके गांव का परिचय है, परती क्षेत्र में है। वहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते हैं। परती क्षेत्र, बंजर क्षेत्र है, वहां फसल नहीं होती, ऊंचा स्थान है। बाढ़ से बचने के लिए लोग वहां आकर के रहते हैं। वहां हर साल पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इन दिशाओं की जो कोसी, नदी का नाम है कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह यानी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु, पौए, पशु, ये आकर शरण लेते हैं। बड़ी विडंबना है कि लेखक तैरना नहीं जानता, फिर भी 10 वर्ष की उम्र से बाढ़ग्रस्त से क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करता है, सहायता करने का कार्य करता है। 10 वर्ष की उम्र से करता रहा है, तैरना नहीं जानता, फिर भी वह बाढ़ पर लेख लिखकर हाई स्कूल में ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। बाढ़ का इतना अनुभव था कि उसने बाढ़ पर हाई स्कूल में लेख लिखा और प्रथम पुरस्कार उसने प्राप्त कर लिया। बाद में उसने अनेक रिपोर्टाज तथा उपन्यासों में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया है, परंतु गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। यह पाठ में अब आगे चलते हैं हम। अब बाढ़ का दृश्य देखिए। अब बाढ़ का दृश्य, पटना में बाढ़। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विशेष रूप से बाढ़ का आगमन होता है, वहां आना ही आना, जैसे बरसात आना तो मुंबई की सड़कों में पानी भर जाना, यह परम आवश्यक है। बंबई की सड़कें पानी से लबालब हो जाती है, ऐसा हम हर साल महसूस करते हैं, हर साल देखते हैं। इसकी कोई व्यवस्था नहीं। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का आना अवश्यंभावी है,
तो बाढ़ की विभीषिका, पटना में जब बाढ़ आई, पटना की बाढ़ के वर्णन लेखक कर रहा है कि बाढ़ की विभीषिका और उसके प्रभाव को लेखक ने पटना शहर में रहते समय जाना। जिस समय वो पटना में रहता था उस समय बाढ़ के प्रभाव को उसने जाना, उसकी विभीषिका को उसने पहचाना कि कितना नुकसान हो सकता है। सन 1967 यानी 1967 में 18 घंटे की निरंतर वर्षा के कारण पुनपुन नदी का पानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकण बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना का पश्चिमी भाग छाती भर पानी में डूब गया था। पटना का जो पश्चिमी इलाका था वो छाती भर पानी में डूब गया था। लेखक अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी आदि आवश्यक वस्तुएं जमा करके पानी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ईंधन माने जलाने के लिए लकड़ी, मिट्टी का तेल आदि, ईंधन जिससे भोजन बन सके। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी उनको संग्रहित करके, उनको इकट्ठा करके, उनको जमा करके बाढ़ के पानी को अपने क्षेत्र में आने का इंतजार कर रहा था। राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास भी पानी में डूब गया था। दोनों पानी में डूब गए थे। शाम 5 बजे लेकर कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहां जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी अब तक पानी आ गया होगा कॉफी हाउस। ये रिक्शे वाले ने सूचना दी। विडंबना है हमारी, मानव मन है, विभीषिका है, परेशानी है, और हम दर्शक के रूप में देखने अवश्य जाते हैं। बाढ़ आ रही है, बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग परेशान हैं, परंतु झुंड का झुंड देखने अवश्य जाएगा। भूकंप आ गया, कॉलोनियां ढह गई, देखने हम अवश्य जाएंगे। ये हमारा मानव मन है। पानी देखने जाना अगला रूप। कैसा पानी है? मृत्यु का तरल दूत कहा गया पानी को। पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। लेखक रिक्शे में बैठकर पानी देखने निकला। मानवीय जिज्ञासा। लोग विभिन्न वाहनों से अथवा पैदल पानी देखने जा रहे थे। तो बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी देखने की चीज थी। देखने जा रहे थे और देखकर लौट रहे थे। सबकी जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक आ गया है। ये जानने की सबकी जिज्ञासा थी कि ये पानी कहां तक आ गया है। फ्रेजर रोड, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, भट्टाचार्य रोड, ये सब पानी में डूब चुके थे। कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी जैसी गेरुआ झाग वाला पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेखक ने भयभीत होकर उस मृत्यु के तरल दूत के आतंक के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और वो वहीं से वापस हो लिया। रिक्शा मोड़कर लेखक बंद अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चला। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भरा हुआ था। हरियाली धीरे धीरे जलमग्न हो रही थी, यानी जल में डूबती रही। आकाशवाणी पटना से प्रसारित समाचार में बताया जा रहा था कि बढ़ते पानी से किसी भी क्षण आकाशवाणी का स्टूडियो डूब सकता है। दुकानों से नीचे के सामान को ऊपर पहुंचाने की हड़बड़ी थी, जल्दीबाजी थी। सभी जल्दी जल्दी नीचे रखे हुए सामान को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी।
कोई काम नहीं है आदमी के पास, सब बंद है, जैसे आजकल बंद है लॉकडाउन में, ये सब बंद है बाढ़ के कारण। परंतु देखने वाले वहां खड़े होकर देखेंगे, तरह तरह के सलाह मशवरा देंगे। हमारे हिंदुस्तान में सलाहकार बहुत हैं, तरह तरह की योजनाओं पर आक्षेप कटाक्ष करेंगे। खड़े होने के लिए जब वहां समय व्यतीत करेंगे तो समय पास करने के लिए कुछ चाहिए तो पानी चबाएगा। तो पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्रिकाएं खरीद ली और अपने मित्र से विदा लेते हुए कहा कि जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, यानी उनके हालचाल पूछेगा। जो ज्यादा पानी में लोग फंस गए हैं उनके बारे में उन चिंता करने का काम करेगा। कौन? जो कम पानी में। और पत्रिकाएं क्यों नहीं, मैगजीन क्यों नहीं? क्योंकि जब बाढ़ आ जाएगी, पानी आ जाएगा तो निकलना बंद हो जाएगा, समय कैसे पास होगा? तो लेखक पत्रिका पढ़ करके अपना समय व्यतीत फ्लैट में वापस होता है। इस प्रकार लेखक अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। फ्लैट में पहुंचते ही लेखक ने लाउडर स्पीकर से होती घोषणा सुनी, जिसमें रात 12 बजे तक पानी आने की सूचना के साथ सावधान किया जा रहा था। लेखक ने अपनी पत्नी से घर में कुकिंग गैस, कोयला और स्टोव तथा केरोसिन ऑयल होने के बारे में पूछा कि है कि नहीं। सारा शहर जाग रहा था। सामान हटाने आदि हलचलों की आवाज आ रही थी। लोग अपने सामान को हटाने की कोशिश कर रहे थे, नीचे का सामान ऊपर लेके जा रहे थे। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। कुछ लिखने का विचार किया लेकिन लिख नहीं सका क्योंकि दिमाग में यह विभीषिका बना। इसके बाद पूर्व स्मृतियां, जब खाली पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही थी तो पूर्व स्मृति। सन 1947 में मनिहारी इलाके में गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता का दृश्य लेखक के मस्तिष्क में उभरा। लेखक सहायता करने जाता था। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लेखक जाता था। तैरना नहीं आता था, ये पहले बताया जा चुका, फिर भी जाता था। तो सन 1947 में मनिहारी इलाके में गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता का दृश्य लेखक के मस्तिष्क में उभरा। लोग खाने पीने की चीजों से पहले पकाई घाव की दवा तथा दिया सलाई की जरूरत महसूस करते थे। वो जानता था कि लोगों को जितनी खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उतनी उससे पहले उन्हें पकाई घाव की दवा तथा दिया सलाई की जरूरत रहती है। सन 1947 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में रिलीफ डॉक्टर के साथ लेखक का जाना हुआ था। वहां एक बीमार युवक अपने कुत्ते को छोड़कर नाव में बैठने को तैयार नहीं था। उस क्षेत्र से लोगों को निकाला जा रहा था, परंतु बीमार युवक ने कुत्ते के अभाव में जाना मना कर दिया। कुत्ते को छोड़कर ना, कुत्ते को भी वो साथ ले जाना चाहता था। परमान नदी की बाढ़ में मुसहरी में राहत बांटने जाने पर लेखक ने लोगों को बलवाही नाच नाचते देखा। बलवाही नाच, राहत से भी अधिक वह नाच उनको प्रसन्नता दे रहा था। राहत पहुंच रही थी, उनके खाने पीने का सामान पहुंच रहा था, परंतु उन सामान की अपेक्षा वो अपने नाच गाने में मग्न थे। वो नाच गाना उनको अधिक प्रसन्नता दे रहा था। 1967 में 1967 में राजेंद्र नगर में पानी घुसने पर कुछ युवक युवतियां एक नाव में बैठकर एक्सप्रेसो और बिस्कुट खाकर ट्रांजिस्टर में बजते संगीत का आनंद ले रहे थे। रात 2:30 बज गए मगर पानी नहीं आया। लेखक की स्मृतियां चल रही है कि ऐसी विभीषिका में भी लोग अपने खुश होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, अपने मनोरंजन का साधन ढूंढ लेते हैं।
लेखक को अन्य इलाके में पानी में घिरे अपने मित्रों की चिंता होने लगी। जो अन्य इलाके में बिस्तर पर करवट बदलते हुए कुछ लिखने का विचार आया, मगर स्मृतियां पुनः उभरी, पुनः पुरानी यादें आने लगी। पिछले साल अगस्त महीने में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा उसकी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। मतलब तुरंत बच्चे होने की स्थिति में, गर्भवती स्त्री थी, उसकी स्थिति ऐसी थी कि तत्काल प्रसव हो सकता था, तत्काल तुरंत बच्चा पैदा हो सकता था। ऐसी स्त्री सहायता के लिए उसको टुकुर टुकुर देख रही थी। इसके बाद में पानी से घिरा निवास। सवेरे 5:30 बजे लेखक को झकझोर कर जगाया गया। वह आंख मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने झागों से भरी लहरों वाला पानी आगे बढ़ रहा था। मोड़ पर रुकावट के कारण पानी बच्चों की तरह उछलता लग रहा था। मोड़ था, रुकावट था, पानी आके टकराता था तो ऐसा लगता था जैसे बच्चे उछलते हो उस तरह। ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े तथा ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाई बाजू में लहरें उठ रही थी। पानी आ गया, उत्सुकता जागी। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर कोलाहल, चीख पुकार और पानी की कलकल सुनाई दे रही थी। पानी लेखक के पिछवाड़े तेजी से भरने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी था जो तेजी से बढ़ रहा था। उसका प्रवाह तेज था। सामने दीवार की ईंटें, बिजली के खंभे का काला हिस्सा तथा ताड़ के पेड़ का तना तेजी से डूबते जा रहे थे। गोल पार्क डूब गया था, हरियाली डूब गई थी, पेड़ पौधे सब डूब गए थे। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक ने बाढ़ का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लेखक ने सोचा यदि उसके पास एक मूवी कैमरा होता और या एक टेप रिकॉर्डर होता, लेकिन उससे क्या लाभ? उसकी कलम भी चोरी चली गई है। अच्छा हुआ उसके पास कुछ नहीं है। अगर होता तो अवश्य मैं मूवी कैमरे में उसको रिकॉर्ड करता, टेप रिकॉर्डर में अपने वक्तव्य को रिकॉर्ड करता, कलम से वो लिखने का प्रयास करता, ऐसी विभीषिका को लिखने का प्रयास। तो अच्छा हुआ वो चोरी चली गई। उसके पास आज लिखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस बाढ़ के दृश्य को प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात कर रहा था, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। अब तक दूसरे की बाढ़ों को देख करके वो रिलीफ कार्य करता था, आज स्वयं उस बाढ़ की विभीषिका में फंसा हुआ है और उसको आत्मसात कर रहा है। बस यही पाठ का पूरा सार है, पाठ के मुख्य बिंदु है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। थैंक यू।